मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विज़न 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक कमज़ोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। यानी इस स्तर पर आकर हमें ना पुलिस का डर होगा ना आर्मी का। फिर कहते हैं कि व्हेन वी हैव इनफ ट्रेंड कैडर्स एंड स्टॉक फाइलिंग अप आर्म्स वी वुड डिक्लेयर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी कि जब हमारे पास में एक पर्याप्त मात्रा में एक ट्रेंड आर्मी हो जाएगी और जो हथियार है उनका एक जखीरा हो जाएगा बड़ी मात्रा में, हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान डिक्लेयर कर देंगे जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा, यानी शरीयत पर, शरिया का जो कानून है उस पर आधारित होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो कुछ पीछे आपको बताया गया कि हम ST SC OBC का समर्थन हासिल करेंगे, पहले 10%, बाद में 50%, और उनको भड़काएंगे, वो सब क्यों किया जा रहा है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उनका वोट शेयर ले सकें, नेशनल जो पॉलिटिक्स है, सत्ता है, उसमें आ सकें, और उसके बाद में क्या करेंगे, एक नया संविधान घोषित कर देंगे इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर आधारित, और जो अभी का संविधान है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर जी का, या उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा। जो स्टेट यूनिट्स हैं उन्हें मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशंस या जो रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर बनाने चाहिए। मतलब जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या जो बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए। और हथियार तथा विस्फोटक आदि का भंडार जमा करने के लिए भी ऐसे ही स्थानों पर गोदाम आदि बनाने चाहिए। लेकिन फिर भी यदि इतना सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद भी हिंदू नहीं सुधर रहे तो इसका फिर एक ही उपाय है कि इन जिहादियों के साथ साथ इन सेकुलर और स्वार्थी हिंदुओं का भी सब प्रकार से बहिष्कार किया जाए, चाहे वो आर्थिक बहिष्कार हो या सामाजिक बहिष्कार। इनसे भी हमें सभी प्रकार के संबंध तोड़ने होंगे, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार कमज़ोर और राष्ट्र तथा धर्म विरोधी ताकतों को मजबूत करते रहेंगे। जो भी हिंदू किसी जिहादी कौम के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे उनका सामान खरीदकर, उन्हें अपने पास रोज़गार देकर या उनकी कोई सर्विस लेकर, उन सभी हिंदुओं का भी हमें ना चाहते हुए भी बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये सेकुलर हिंदू ना सिर्फ हमारी कमजोरी हैं बल्कि उनकी ताकत भी हैं। नाम जप से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर कायर, डरपोक और आकर्मण्य लोगों की रक्षा नहीं करता। वो आपको शक्ति दे सकता है, सद्बुद्धि दे सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन लड़ना तो आपको खुद ही होगा, वो आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। नमस्ते साथियों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक आइडियोलॉजी। मैं हूं विकास आर्य। जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते पटना पुलिस ने बिहार के फुलवारी शरीफ से PFI के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है जलालुद्दीन, जो कि झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, सब इंस्पेक्टर, और दूसरे का नाम है अतहर परवेज, जो कि सिमी एक आतंकवादी संगठन है उसका एक्स मेंबर रह चुका है। इन दोनों को पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है, जहां पर ये लोग फिजिकल एजुकेशन के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके झंडे के नीचे। वहाँ से एक डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुआ है जो कि PFI का विजन डॉक्यूमेंट है। उस पर उसका जो मेन पृष्ठ है, प्रथम पेज, कवर पेज जो है, उस पर लिखा हुआ है इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया।
और उस पर साफ साफ लिखा हुआ इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, मतलब सिर्फ ये उन्हीं के जो मुख्य मुख्य लोग हैं ऊपर के स्तर पर, उच्च स्तर पर उनके संगठन में, उनके लिए है, सर्कुलेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात भारत को 2047 तक या 2047 में एक इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए उसकी पूरी रूपरेखा स्टेप बाय स्टेप इस डॉक्यूमेंट में, जो लगभग 7 से 8 पेज का है, उसमें दिया हुआ है। तो आज हम इसकी PDF मेरे पास में है, आज हम इसी इंडिया 2047 का जो डॉक्यूमेंट है PFI का, इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या बातें इन्होंने लिखी हुई हैं और कैसे कैसे ये इंडिया को 2047 तक एक मुस्लिम राष्ट्र, एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये इस डॉक्यूमेंट का पहला पेज है, जिस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंडिया 2047, जो कि PFI का विज़न है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाना है। उसके नीचे टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। अगले पेज पर जो हेडिंग है प्रेजेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, अर्थात जो मुस्लिम संप्रदाय है उसकी भारत में अभी क्या स्थिति है। तो इसमें कई सारी बातें इनके द्वारा कही गई हैं, जैसे भारत में मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है आबादी के मामले में, और यदि विश्व के स्तर पर देखा जाए तो जितने भी OIC कंट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी इस OIC के जो मेंबर्स कंट्री हैं, उनमें किसी भी कंट्री से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। और यदि विश्व के स्तर पर देखा जाए तो इंडोनेशिया को यदि हम छोड़ दें तो विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी भारत में है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि भारत के 9 जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन 75% से ज़्यादा है, अर्थात वहाँ पर ये मेजॉरिटी में है। और जम्मू एंड कश्मीर में 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 75% से ज़्यादा है, यानी वहाँ पर भी ये मेजॉरिटी में है। कुल मिलाकर इसके माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं मुस्लिम आबादी को कि हम संख्या में बहुत हैं, कम नहीं हैं, और हमें जो कुछ चाहिए या जो कुछ हम करना चाहते हैं वो अब भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें अपनी जनसंख्या बढ़ाने की और कई सालों तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। हम देश के अंदर यानी भारत में भी और भारत के बाहर भी हमारी संख्या इनफ है, काफ़ी है कुछ भी करने के लिए। आगे जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वी ड्रीम 2047 वेयर द पॉलिटिकल पावर हैज़ रिटर्न to the Muslim community from whom it was unjustly taken away by the British राज। मतलब हम एक ऐसे 2047 का सपना देख रहे हैं जहां पर जो पॉलिटिकल पावर है वो फिर से मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में वापस होगी, जो गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गलत हाथों में दे दी गई थी। गलत हाथ मतलब हिंदुओं के हाथों में, जिसको ये गलत मानते हैं। आगे लिखते हैं वी हैव गिवन आवरसेल्फ अ टारगेट ऑफ 2047 टू ब्रिंग अबाउट एन इस्लामिक गवर्नमेंट इन दिस कंट्री, यानी हमने खुद को एक टारगेट दिया है कि 2047 तक हम इस देश में एक इस्लामिक गवर्नमेंट लेकर आएंगे या इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे। आगे ये लिखते हैं कि हम इतिहास में कभी भी मेजॉरिटी में नहीं रहे, हमेशा माइनॉरिटी में ही रहे, लेकिन फिर भी हमने राज किया है। इसलिए यदि सिर्फ 10% मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे साथ में आ जाए, PFI के साथ में आ जाए, तो हम ये जो कायर बहुसंख्यक संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय, इसको घुटनों पर ला देंगे और एक बार फिर से भारत में इस्लाम का जो शासन है उसको स्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर जो सेकुलर हिंदू हैं उनका ध्यान मैं यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। आपके लिए कायर शब्द का या डरपोक शब्द का इस्तेमाल किया है, कावर्ड। आप अपने आप को बहुत पीसफुल, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं,
मॉडर्न मानते हैं, लेकिन उनकी नज़रों में आप कायर हैं, कॉवर्ड हैं। ये आपकी सच्चाई है या ये आपकी औकात है? जो सेकुलर हिंदू है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो इंडिया 2047 का टारगेट है इस्लामिक सत्ता कायम करने का भारत में 2047 तक, ये कैसे पूरा होगा? तो इसके लिए ये 4 स्टेज बताते हैं। फर्स्ट स्टेज में कहते हैं कि सबसे पहले हमें जहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे भारत में, वहाँ पर खुद को स्टैब्लिश करना होगा, स्थापित करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ना होगा। और इसके लिए हमें रिपीटेडली बार बार जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ये याद दिलाना होगा कि उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। यानी उनकी जो शिकायतें हैं या उनको लेकर जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो हमें उनको बार बार रिमाइंड कराना होगा। और आगे लिखते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन को कोई शिकायत नहीं है या उन्हें कोई वर्तमान सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है, वहाँ पर हमें ग्रीवेंसेस क्रिएट करनी होंगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस्टेब्लिश ग्रीवेंसेस वेयर देयर इज़ नन, यानी जहाँ पर कोई शिकायत मुसलमानों को वर्तमान सरकार से नहीं है, वहाँ पर शिकायतें क्रिएट कीजिए। झूठी कहानियाँ गढ़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुसलमानों में सरकार के प्रति नाराज़गी होनी चाहिए, तभी वो हमारे साथ में आएंगे, हमारे झंडे के नीचे आएंगे, हमसे जुड़ेंगे और वो सब कुछ करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि हमें अपने लोगों के बीच में एक इस्लामिक आइडेंटिटी स्थापित करनी होगी, ना कि एक भारतीय के रूप में लोग अपने आप को जानें, बल्कि अपने आप को एक इस्लाम का नुमाइंदा या इस्लाम को मानने वाला कहें। ऐसा विचार लोगों के मन में डालना होगा। लोग अपने आप को भारतीय ना कहकर इस्लाम को मानने वाला कहें, ऐसा हमें करना होगा। आगे कहते हैं कि हमारा जो पीई डिपार्टमेंट है यानी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना होगा, जोड़ना होगा और उन्हें अटैकिंग, डिफेंसिव टेक्निक्स और तलवार, रॉड्स का यूज़ कैसे करना है वो सिखाना होगा और अदर जो वेपन्स है वो भी उनको सिखाना होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज में ये सारी कुछ चीज़ें हमें करनी होंगी। इसके बाद में ये सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज में ये कहते हैं कि हमें शिकायतों को बड़े स्तर पर फैलाना होगा, अर्थात मुस्लिम पॉपुलेशन में जो नाराज़गी है सरकार के प्रति उसे फैलाना होगा। अब पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने लिखा हुआ है कि वो नाराज़गी कैसी होगी, वो असली भी हो सकती है और वो बनावटी, दिखावटी, झूठी भी हो सकती है। इसके बाद में कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को पीएफआई की लीडरशिप के नीचे लाना होगा और सेलेक्टिवली वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, अर्थात देश के अलग अलग हिस्सों में हमें वायलेंस करना होगा अपने लोगों के माध्यम से। और जो प्रतिद्वंदी हैं अर्थात जो हिंदू हैं या जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भयभीत करना होगा। फिर कहते हैं कि जिन लोगों को हमने पीई अर्थात फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी है, उनमें से जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें हम एडवांस ट्रेनिंग देंगे, हथियारों की, फायर आर्म्स की और एक्सप्लोजिव अर्थात जो विस्फोटक वगैरह हैं उनकी। इसी बीच हमारी पार्टी यानी हमारे लोग नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर आदि को शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी जो रियल इंटेंशन है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की वह बाहर ना आए। यानी इन लोगों को नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर आदि का नाम हम इस्तेमाल करेंगे, लेंगे और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या हमको सताया जा रहा है, इस प्रकार की बातें करेंगे। और इन्हीं तरीक़ों से अर्थात नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर आदि का नाम लेकर हम जो एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी अपने साथ में जोड़ेंगे। हम एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, उसमें हर स्तर पर अपने लोगों को घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ से हमें
ज़रूरी जानकारी सूचनाएं मिलती रहें और अपने लाभ वाले जो मामले हैं उनमें मनचाहा परिणाम भी मिल सके। इसके आगे कहते हैं कि इसके अलावा हम विदेशी जो इस्लामिक देश हैं उनके साथ भी संबंध स्थापित करेंगे ताकि आर्थिक मदद और अन्य प्रकार की मदद भी मिल सके। तो ये है इनका सेकंड स्टेज, इसमें ये सारी चीज़ें ये करने वाले हैं। इसके बाद में आता है थर्ड स्टेज। इस स्टेज पर आकर ये कहते हैं कि हम SC, ST, OBC वर्ग के जो लोग हैं या जो पार्टियां हैं उनके साथ में अलायंस करेंगे और हर स्तर के चुनाव में जीत हासिल करेंगे, कम से कम कुछ सीटों पर तो करेंगे ही। फिर आगे कहते हैं कि हम 50% मुस्लिम्स और 10% SC, ST, OBC वर्ग के जो लोग हैं उनका ट्रस्ट गेन करेंगे, उनका विश्वास हासिल करेंगे और ये जो पॉलिटिकल विक्ट्रीज़ होंगी यानी इनका विश्वास हासिल करके हमें जो पॉलिटिकल विक्ट्री होंगी, जो जीत हासिल होगी चुनाव में, इसके दम पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपेंड करेंगे, यानी कि PFI में और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। फिर आगे कहते हैं कि हमें RSS और SC, ST, OBC वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच में एक स्प्लिट क्रिएट करना होगा, एक दरार पैदा करनी होगी, यह कहते हुए कि जो RSS है वह सिर्फ अपर कास्ट के लोगों का संगठन है और सिर्फ उनके हितों के लिए काम करता है। आगे कहते हैं कि हमारा जो PE डिपार्टमेंट है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें वो फिजिकल एजुकेशन के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने मेंबर्स के डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म्ड मार्च के माध्यम से, यानी समय समय पर ये मार्च करेंगे। आपने देखा होगा कैसे कुछ समय पहले केरल में और राजस्थान के कोटा में भी हुआ था, उस प्रकार का मार्च उसके माध्यम से, और जहां आवश्यकता पड़े वहां किसी पर भी हमला करके, जो हमारे अगेंस्ट में बोल रहा है वो कोई भी हो, उस पर हमला करके हम समय समय पर अपनी ताकत प्रदर्शित करते रहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव्स शुड बी डन इन दिस स्टेज, यानी इस स्टेज पर आकर हमें वेपन्स, बहुत सारे हथियार और एक्सप्लोजिव्स जो विस्फोटक आदि हैं उनकी स्टॉक पाइलिंग करनी होगी, यानी एक बड़ा जखीरा हमें इकट्ठा करना होगा इस स्टेज पर आकर। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, जिसे ये फाइनल स्टेज कह रहे हैं। ये कहते हैं कि इस स्टेज पर हमारी जो पार्टी है वह अन्य सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को साइडलाइन करके, यानी जो अन्य पार्टियां हैं मुस्लिम हितों के लिए काम करती हैं, मुसलमानों के नाम पर काम करती हैं, या अन्य जो संस्थाएं हैं मुसलमानों की, उन सबको हम साइडलाइन करके मुस्लिम कम्युनिटी की एक निर्विवाद प्रतिनिधि बन जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि इस स्तर पर 50% ST, SC, OBC वर्ग के लोगों का ट्रस्ट हमें जीतना होगा। आपने देखा पिछले स्टेज में, यानी थर्ड स्टेज में ये 10% था, अब ये 50% हो गया, यानी हमें 50% ST, SC, OBC वर्ग के लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा और उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके मसीहा के रूप में सामने आना होगा। ये सब करने के बाद में हमारे पास में नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पावर में आने के लिए पर्याप्त वोट शेयर होगा, यानी ये सब कुछ वोट शेयर लेने के लिए ST, SC, OBC वर्ग के लोगों का और नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पावर में आने के लिए किया जा रहा है इनके द्वारा। फिर आगे कहते हैं कि एक बार पावर हमारे हाथ में आ गई तो हम एग्जीक्यूटिव अर्थात जो प्रशासनिक वर्ग है उसमें, जुडिशरी, पुलिस और आर्मी, उसमें अपने लॉयल कैडर्स को स्थापित कर देंगे, यानी अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको इनमें भर्ती करा देंगे। इस स्तर पर हमारा जो PE डिपार्टमेंट है, यानी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसका एक्शन और ज़्यादा ओवर्ट हो जाएगा, यानी और खुले तौर पर हम लोगों के सामने आ जाएंगे। जो अभी तक हम छुप छुप के कहीं पर वायलेंस कर रहे थे या और कुछ घटनाएं अंजाम दे रहे थे, इस स्तर पर आकर हम अपने कैडर्स को तेज़ी से बढ़ाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे अपने साथ में। जो हमारे खिलाफ होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा।
आगे कहते हैं कि ये जो हमारे कैडर्स होंगे, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जो इनकी पूरी ट्रेंड आर्मी होगी जिहादियों की, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी उनसे हमारी रक्षा करेंगी। यानी अब ये सीधा सीधा सिक्योरिटी फोर्सेस और जो पुलिस आदि है उनके साथ में आमना सामना करने की स्थिति में आ गए हैं। यानी इस स्तर पर आकर हमें ना पुलिस का डर होगा ना आर्मी का। फिर कहते हैं कि व्हेन वी हैव इनफ ट्रेंड कैडर्स एंड स्टॉक फाइलिंग अप आर्म्स वी वुड डिक्लेयर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। यानी कि जब हमारे पास में एक पर्याप्त मात्रा में एक ट्रेंड आर्मी हो जाएगी और जो हथियार है उनका एक जखीरा हो जाएगा बड़ी मात्रा में, हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान डिक्लेयर कर देंगे जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा, यानी शरीयत पर, शरिया का जो कानून है उस पर आधारित होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो कुछ पीछे आपको बताया गया कि हम ST SC OBC का समर्थन हासिल करेंगे, पहले 10%, बाद में 50% और उनको भड़काएंगे, वो सब क्यों किया जा रहा है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उनका वोट शेयर ले सकें, नेशनल जो पॉलिटिक्स है, सत्ता है, उसमें आ सकें, और उसके बाद में क्या करेंगे, एक नया संविधान घोषित कर देंगे इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर आधारित, और जो अभी का संविधान है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर जी का, या उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि इस स्तर पर जो बाहरी ताकतें हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो भी हमारी हेल्प के लिए आ जाएंगी। बाहरी ताकतें कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना भी ले सकते हैं। इसके बाद में अन्य जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी हमारी मदद के लिए, हेल्प के लिए आ जाएंगे, लड़ने के लिए, हमें किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए, चाहे वो आर्मी के रूप में हो, हथियारों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। और इसके बाद में यहाँ पर एक सिस्टमेटिक और बड़े स्तर पर अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनका एलिमिनेशन होगा। यानी अब जो थोड़े बहुत बचे कुचे लोग हैं सेना में, पुलिस में, जुडिशरी में या एग्जीक्यूटिव में, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जिसके बाद भारत में एक बार फिर से इस्लामिक ग्लोरी की वापसी होगी, यानी इस्लामिक सत्ता कायम हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि इन्होंने कैसे 4 स्टेजेस में जो इनका विज़न है इंडिया 2047, इसको पूरा करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है, जो कि फर्स्ट स्टेज में खुद को अर्थात PFI को जहाँ भी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर इस्टेब्लिश करने से शुरू होकर 4th स्टेज में, उसके एंड में इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर आधारित एक नया संविधान लागू करने और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने पर जाकर ख़त्म होता है। अब इस डॉक्यूमेंट में आगे जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आगे लिखा हुआ है करंट एक्शनेबल पॉइंट्स, अर्थात ये जो इंडिया 2047 का हमारा विज़न है, इसको पूरा करने के लिए हमें वर्तमान में क्या क्या करना होगा, क्या क्या एक्शंस लेने होंगे। तो इसे इन्होंने 5 स्टेप्स में कंक्लूड किया है। नंबर 1 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस, नंबर 2 है मास मोबिलाइजेशन, नंबर 3 है PFI इन एवरी हाउस स्ट्रेटेजी, नंबर 4 है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, एंड नंबर 5 है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट हिंदू संघ परिवार लीडर्स। तो इन 5 पॉइंट्स में क्या क्या है, आइए इसे संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा इन्होंने, जो हमने इसके पहले 4th स्टेज डिस्कस किए उनमें भी की है कि कैसे हमें एक प्लानिंग के तहत ग्रीवेंसेस इस्टेब्लिश करने होंगे, अर्थात मुस्लिम कम्युनिटी में सरकार के प्रति नाराज़गी पैदा करनी होगी, और जहां नाराज़गी का मुद्दा नहीं है वहां मुद्दे क्रिएट करके नाराज़गी पैदा करनी होगी। ये कहते हैं कि हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि RSS द्वारा जो कंट्रोल गवर्नमेंट है हमें इस देश में दबाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम संप्रदाय को बार बार यह याद दिलाया जाए कि कैसे उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी लिंचिंग की जा रही है। हालांकि सच्चाई ये है कि इस देश में मुसलमानों से ज़्यादा लिंचिंग हिंदुओं की हुई है, और हिंदुओं में भी उन लोगों की जो SC ST या OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं,
जिनके सपोर्ट से पीएफआई इंडिया 2047 का सपना देख रही है। आगे कहते हैं कि हमें मुसलमानों को यह विश्वास दिलाना होगा कि आरएसएस द्वारा कंट्रोल गवर्नमेंट भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रही थी। तो इस प्रकार पीएफआई मुसलमानों को सरकार और आरएसएस और हिंदुओं के प्रति भड़काकर उन्हें अपने साथ जोड़कर अपना विजन इंडिया 2047 इसको पूरा करने का प्लान कर रही है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है या वैसी ही स्ट्रेटजी है जैसी कि 1947 में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन खड़ा करके उस समय के मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़काकर देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद करंट एक्शनेबल पॉइंट में दूसरा पॉइंट है मास मोबिलाइजेशन। इसमें कुल मिलाकर ये अधिक से अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन को डराकर और भड़काकर अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए पीएफआई के प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो मुस्लिम संप्रदाय के पहले से बने प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी यूज किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद अगला तीसरा पॉइंट है पीएफआई इन एवरी हाउस स्ट्रेटेजी, यानी पीएफआई हर घर घर कैसे पहुँचे। इसमें कहते हैं कि हमारा टारगेट है कि हम हर परिवार के हर उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ें जो उसके योग्य है। फिर आगे कहते हैं कि यदि परिवार के हर सदस्य को पीएफआई के साथ जोड़ना संभव ना हो तो कम से कम एक व्यक्ति को तो अवश्य जोड़ें। यदि वो भी संभव ना हो तो कम से कम एक व्यक्ति को हमारी पार्टी से जोड़ें। यदि वो भी संभव ना हो तो कम से कम एक व्यक्ति को हमारी किसी अन्य जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे जोड़ें। यदि वो भी संभव ना हो तो उन्हें कम से कम हमारी मैगजीन्स और हमारे जो आर्टिकल्स आदि हैं उनका पाठक, उनका रीडर ही बना दें। और वो भी संभव ना हो तो कम से कम हमारी जो सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, फेसबुक हो, ट्विटर पर हो, उनका ही रीडर या पाठक उनको बना दें और यह सुनिश्चित करें कि हर परिवार इनमें से किसी भी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे और पीएफआई के प्रोग्राम्स में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले, पार्टिसिपेट करे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने बड़े स्तर पर प्लानिंग है इनकी लोगों को अपने साथ जोड़ने की। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स। इसमें यह कहते हैं कि हम आजकल के दिनों में अकेली एक ऐसी मूवमेंट है या संस्था है जो इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ी हुई है। तानाशाह मतलब हिंदू या जो प्रो हिंदू सरकारें हैं वो। अब इसी से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि देश में जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मुख्य रूप से पीएफआई ही है। चाहे वो दिल्ली के राइट्स हों, अभी कानपुर में जो दंगे हुए वो हों, शाहीन बाग में महीनों तक जो होता रहा वो, और आए दिन हिंदुओं के जुलूस या यात्राओं आदि पर जो हमले होते रहते हैं, वो सब के पीछे पीएफआई ही है। ये इनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है। पिछले कुछ दिनों या वर्षों में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, चाहे वो उदयपुर की घटना हो जिसमें कन्हैया लाल जी को मार दिया गया, अमरावती में उमेश कोल्हे जी को मार दिया गया, उससे पहले कमलेश तिवारी और अनगिनत ऐसे लोगों को मार दिया गया, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़े लोग ही हैं। आए दिन हमें देखने या सुनने को मिलता है कि जो भी हिंदू मंदिर हैं उनमें ये रात के समय घुसकर वहाँ पर सो रहे पुजारी या महंत आदि की हत्या कर देते हैं। ये खुद कहते हैं कि आज के समय में हम अपने लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हैं। आगे कहते हैं कि पीई की जो टेक्निक्स है वो हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को बढ़ाएंगी। दृढ़ संकल्प क्या है? इंडिया 2047। पीई टेक्निक्स मतलब हमने जो पहले डिस्कस किया कि तलवार चलाना, रॉड्स चलाना और अदर वेपन्स चलाना सीखना तथा अटैकिंग और डिफेंसिव स्किल्स भी सीखना, ये सब इनकी पीई टेक्निक्स हैं। फिर आगे इनकी जो स्टेट यूनिट्स हैं उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप लोग अपने एरिया में ग्रास रूट लेवल पर योगा क्लासेस और हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन कैंपेन के नाम पर सेशंस ऑर्गेनाइज कीजिए और अपने लोगों को पीई की ट्रेनिंग दीजिए। फिर आगे कहते हैं कि हम अपने वेल ट्रेंड पीएफआई मेंबर्स को अलग अलग राज्यों में भेजेंगे जो हथियार चलाना और विस्फोटक आदि की ट्रेनिंग देंगे। आगे कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं हैं जो एकांत में हो, जहां हम एडवांस
पीई की ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकें। एडवांस मतलब जहाँ पर ये हथियार चलाना और विस्फोटक आदि बनाना सिखा सकें। नॉर्मल ट्रेनिंग तो ये योगा क्लासेस और हेल्दी कैंपेन के नाम पर खुलेआम करने ही वाले हैं। इस समस्या का उपाय बताते हुए लिखते हैं कि जो स्टेट यूनिट्स हैं उन्हें मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशंस या जो रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर बनाने चाहिए। मतलब जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या जो बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए। और हथियार तथा विस्फोटक आदि का भंडार जमा करने के लिए भी ऐसे ही स्थानों पर गोदाम आदि बनाने चाहिए ताकि कोई वहाँ तक पहुँच ना सके, किसी को उसकी जानकारी हो ना सके। वैसे मेरे हिसाब से पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशंस है वहीं पर इन्हें ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाकों में पुलिस भी जाने से डरती है और यदि गलती से चली भी गई तो इनके बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग से लेकर हर कोई उन पर अटैक कर हमला कर उनको भगा देता है। फिर आगे कहते हैं कि इन सेंटर्स की लोकेशन ओनली सेलेक्टेड पर्सन्स को ही पता होनी चाहिए, यानी इनके जो मुख्य लोग हैं उन तक ही इनकी जानकारी होगी। आगे कहते हैं कि हमें एक लंबा रास्ता तय करना है पीएफआई कार्डर्स और इसके समर्थकों को बेसिक पीई ट्रेनिंग देने के लिए, और साथ ही साथ ट्रेंड पीई कार्डर्स की अपनी एक खुद की आर्मी तैयार करने के लिए। अब आप ये मत पूछना कि ये आर्मी किस लिए बनाना चाहते हैं। इसके बाद में करंट एक्शनेबल पॉइंट्स में है अंतिम पॉइंट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट हिंदू संघ परिवार लीडर्स। अब इसमें यह कहते हैं कि हमें अनिवार्य रूप से जितने भी हिंदू लीडर्स और आरएसएस के लीडर्स हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स, ऑफिस की लोकेशंस आदि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ रेडी रखनी चाहिए बिफोर द स्टेज ऑफ फाइनल शोडाउन कम्स, यानी जो फाइनल शोडाउन है उसके शुरू होने के पहले। यानी अब यहाँ पर ये छुटपुट मारकाट की घटनाएं नहीं होंगी, यहाँ पर पूरे मास लेवल पर वायलेंस की बात हो रही है, नरसंहार की बात हो रही है। इस्लाम कबूल करो या अपनी बहन बेटियों और संपत्ति आदि को हमें सौंपकर अपना सिर कलम कराओ। ठीक वैसा जैसा 1947 में पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हुआ, बंगाल के हिंदुओं के साथ हुआ या 1990 में कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुआ था। और यदि उससे पहले जाए तो 7वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेज़ों के पूर्ण रूप से भारत में सत्ता में आने तक जैसा कुछ हुआ ठीक वैसा ही तलवार के दम पर ये पुनः करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन 5 पॉइंट्स में इन्होंने करंट एक्शनेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं इसकी चर्चा इन्होंने की। अब लास्ट में फाइनल शोडाउन के समय इन्होंने एक्सटर्नल हेल्प की बात की है। मतलब जब एक तरफ पीएफआई की आर्मी, उसके ट्रेंड कार्डर्स तथा दूसरी तरफ भारतीय आर्मी, पुलिस और कुछ गिनती के जागृत हिंदू आमने सामने होंगे, तब ये एक्सटर्नल हेल्प लेने की बात कर रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि इसकी इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आर्मी और पुलिस में एज पर दियर प्लान ज़्यादातर इनके लोग ही होंगे जो या तो अपने हथियार रख देंगे या इनकी तरफ से लड़ने लगेंगे, जैसा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। और 2047 तक इनकी पॉपुलेशन भी आज के मुकाबले 2 गुना हो चुकी होगी। और दूसरी तरफ आज जो सोए हुए कायर सेकुलर हिंदू हैं वो तो उस समय भी सिर्फ नाम जप करेंगे, जैसा कि 1990 में कश्मीर के हिंदुओं ने किया था, और ना कायम होने वाली शांति की अपेक्षा में ही अपना समय गंवाकर बाद में या तो इस्लाम कबूल कर लेंगे या अपनी बहन बेटियों और संपत्ति आदि को जिहादियों को सौंपकर अपना सिर कटा लेंगे। नाम जप से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर कायर, डरपोक और आकर्मण्य लोगों की रक्षा नहीं करता। वो आपको शक्ति दे सकता है, सद्बुद्धि दे सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन लड़ना तो आपको खुद ही होगा, वो आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। फिर ये कहते हैं कि फुल फ्लेज शोडाउन के समय हमें अपनी ट्रेंड पीई कार्डर्स पर भरोसा करने की बजाय जो हमारे मित्र इस्लामिक देश हैं उनसे मदद लेनी चाहिए। अब वो मदद सीधे आर्मी फोर्स के रूप में हो सकती है, हथियारों के रूप में भी हो सकती है, या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने
टर्की जो कि इस्लाम का एक फ्लैग बेरर है उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हैं, यानी ये टर्की से मदद लेंगे। और आगे कहते हैं कि हमारे द्वारा अन्य इस्लामिक देशों के साथ भी ऐसे ही संबंध स्थापित करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी निर्विवाद रूप से शामिल मानकर ही चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर पर तो ये आएंगे ही मदद के लिए। बाकी चाइना तो ताक में हमेशा रहता ही है। तो यहाँ पर इनका अर्थात पीएफआई का ये डॉक्यूमेंट इंडिया 2047 खत्म होता है। अब ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने, सुनने या देखने के बाद यदि आपने नोटिस किया हो तो आप पाएंगे कि जो जो बातें इसमें लिखी हैं कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को अंजाम देना है, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें पिछले कई वर्षों से देखने और सुनने को मिल रही हैं। अर्थात ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट भले ही आज सामने आया है पर तैयार कई वर्षों पहले किया जा चुका है और अब तक पूरे देश में पीएफआई के द्वारा इसे अपने मुख्य लोगों तक सर्कुलेट भी किया जा चुका है। अब चूंकि ये एक हिडन डॉक्यूमेंट है, जैसा कि इसके फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है कि इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, इसलिए ये अब तक हमारे सामने नहीं आया। लेकिन धन्यवाद है पटना पुलिस का जिन्होंने ये सारा भंडाफोड़ किया, जिसके बाद हमें ये सब कुछ पता चला। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो घटनाएं देश में पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं या अब भी जो हो रही हैं और जो कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हमें मुसलमानों को उनकी जो शिकायतें हैं या समस्याएं हैं उन्हें बार बार उन्हें रिमाइंड कराना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा, और जहाँ कोई शिकायत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वहाँ समस्याएं हमें ज़बरदस्ती सिद्ध करनी होंगी कि देखो यहाँ समस्याएं हैं। अब आप देखिए सीएए के टाइम पे जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे वो इसी प्रकार की एक प्रकार से समस्याओं को सिद्ध करने का प्रोसेस था वो, क्योंकि सीएए का भारत के मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, उससे भारत के मुसलमानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी इतने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग में आपने देखा महीनों तक वो चलता रहा। फिर अभी कुछ समय पहले आपने देखा कर्नाटका में एक हिजाब का मैटर सामने आया था जो काफ़ी दिनों तक चला। वो भी कुछ इसी प्रकार का मैटर था। जिस कॉलेज या स्कूल की लड़कियों ने इस मैटर को आगे बढ़ाया उस कॉलेज में ऑलरेडी हिजाब बैन था, लेकिन अचानक से उन्होंने उसको पहन कर आना शुरू कर दिया और बाद में उसको इतना बड़ा इशू बना दिया। नूपुर शर्मा जी का जो स्टेटमेंट था उसे आप देखें तो वो भी कुछ इसी प्रकार का है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनकी किताबों में, उनकी हदीसों में जो लिखा हुआ है वही कहा और रिप्लाई में कहा, लेकिन फिर भी उसको इतना बड़ा मैटर बना दिया गया। आप देखते हैं आए दिन कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो उसके सपोर्ट में यह कहते हुए कि ये तो निर्दोष है, इसे फंसाया जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर अत्याचार किया जा रहा है, ये कह के मुसलमानों को अपने साथ लिया जाता है, उनको भड़काया जाता है और वहाँ पर भी ये समस्या एक प्रकार से सिद्ध की जाती है। आगे समय समय पर चाहे वो हामिद अंसारी हो, आमिर खान हो, नसरुद्दीन शाह हो या ऐसे अन्य कई लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं कि मुसलमानों को भारत में सताया जा रहा है, इसलिए अभी हमें यहाँ पर डर लगता है, भारत में हमको डर लगता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर भी बार बार लोगों के मन में ये बातें बिठाई जाती हैं कि भारत में वास्तव में मुसलमान खतरे में हैं और डर के वातावरण में जी रहे हैं। फिर आगे हमने इसी डॉक्यूमेंट में देखा जिसमें ये कहते हैं कि हमें बड़े स्तर पर ग्रीवेंसेस यानी शिकायतों को फैलाकर मास मोबिलाइजेशन करना होगा और सेलेक्टिवली वायलेंस डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए और अपने प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए। तो ये ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। हमें जगह जगह पर दंगे फसाद देखने को मिलते हैं जहाँ पर शुरुआत इनकी तरफ से होती है, जुलूस पर, यात्राओं पर इनके द्वारा हमला होता है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं
ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये भी उसी स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए और सेलेक्टिवली वायलेंस करने के लिए, अपने प्रतिद्वंदियों को डराने के लिए। फिर इसी डॉक्यूमेंट में हमने पढ़ा जिसमें ये कहते हैं कि हम नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर को एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो रियल इंटेंशन है इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करने की इंडिया में, वो किसी को पता ना चले। यानी इसकी आड़ में हम सब कुछ करेंगे, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर के नाम को लेकर। और इसी नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर के नाम के दम पर हम SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो ये सब कुछ भी हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। जय भीम जय मीम का नारा इसी स्ट्रेटेजी के तहत लगाया जाता है, जिसमें ये ST, SC और OBC वर्ग के लोगों को साथ में लेकर ये कहते हैं कि हम सबको सताया गया है। और इनके नेता भी बार बार आप देखते हैं संविधान की दुहाई देते रहते हैं। कुछ भी जब इनको अपने खिलाफ होता हुआ दिखता है तो उसको सीधा संविधान पर लेकर जाते हैं कि देखो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, संविधान का वायलेंस हो रहा है यहाँ पर। जहाँ तक रही बात नेशनल फ्लैग की, तो आप देखिए इनके किसी भी आंदोलन में पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में नेशनल फ्लैग दिखता है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। इनके अपने फ्लैग हुआ करते थे, लेकिन अब इनके अपने फ्लैग कम और नेशनल फ्लैग ज़्यादा दिखता है। तो नेशनल फ्लैग हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या अंबेडकर का नाम हो, इन सब को लेकर ये अपनी रियल इंटेंशन को ऑलरेडी छुपा कर काम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि आप अंबेडकर क्यों बोल रहे हैं, कम से कम अंबेडकर के पहले बाबा साहब लगाकर बाबा साहब अंबेडकर बोलिए। तो मैं बता दूं यहाँ सिर्फ अंबेडकर ही लिखा हुआ है, इन्होंने वहाँ पर अंबेडकर के सामने बाबा साहब लगाने की भी ज़रूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इन्हें लगता था कि ये तो सिर्फ हमारे लोगों के बीच में रहेगा, तो यहाँ पर बेकार में सम्मान क्यों दूँ, तो इसलिए मैं अंबेडकर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इनकी इंटेंशन को समझिए, जो बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर दुहाई देते रहते हैं, वो उन बाबा साहब अंबेडकर की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसी डॉक्यूमेंट में हमने देखा जिसमें कहते हैं कि हमें RSS और SC, ST, OBC वर्ग के बीच एक दरार पैदा करनी होगी, यह कहते हुए कि RSS सिर्फ अपर कास्ट के लोगों का संगठन है और वह सिर्फ उनके हितों के लिए काम करता है। तो इनके वक्ता प्रवक्ता, चाहे वो TV डिबेट हो या रैलियां हो, सभाएं हो इनकी, उसमें ये बातें ये बार बार रिपीटेडली बोलते ही रहते हैं। इसके बाद में इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमारा जो PE डिपार्टमेंट है वह समय समय पर यूनिफॉर्म्ड मार्च के माध्यम से अपनी स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर जो हमारे खिलाफ होगा हमारे खिलाफ बोलेगा, उस पर हमला भी करेगा। तो ये चीज़ें भी ऑलरेडी हमें होती हुई दिख रही हैं। समय समय पर आप देखते हैं हिंदुओं की लिंचिंग होती रहती है। कन्हैया लाल जी को मार दिया गया, उमेश कोले जी को मार दिया गया, कमलेश तिवारी जी को मार दिया गया। इन सब के तार कहीं ना कहीं PFI से जुड़ते हुए हमें पता भी चल रहे हैं। और जहाँ तक रही बात यूनिफॉर्म्ड मार्च की, तो आपने देखा पिछले दिनों केरल में ये मार्च हो चुका है, ऑलरेडी कोटा में हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में हैं। फिर आगे इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमें अपने लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि यह RSS द्वारा संचालित सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ यह भी हमें अपने लोगों को बार बार याद दिलाते रहना होगा कि किस प्रकार इंडिया को, यानी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तैयारी इनके द्वारा चल रही थी। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, ये बात भी इनके वक्ताओं प्रवक्ताओं के द्वारा, इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके द्वारा बार बार कही जाती है, मुसलमानों को भड़काने के लिए और डराने के लिए। तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है। फिर इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को PFI के साथ जोड़ना होगा और जो लोग PFI के साथ ना जुड़ें उन्हें हमें अपनी किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़ना होगा। तो आपको पता होगा इनकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, CFI।
आपने देखा पिछले दिनों कर्नाटक में जो हिजाब का मैटर हुआ था वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा खड़ा किया था। यानी जो लोग सीधे पीएफआई के साथ में ना जुड़े उन्हें इनकी किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जोड़ दिया जाए। तो ऐसी इन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं जिसमें ये अलग अलग वर्ग के लोगों को जोड़ सकें। फिर इसी डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे जो पीई ट्रेनर हैं वो हर स्टेट में जाकर पीएफआई मेंबर्स को ट्रेन करेंगे। तो अभी जो इनका मॉड्यूल पकड़ा गया पटना के बिहार के फुलवारी शरीफ में वो इसी प्रकार का इनका मॉड्यूल था और जिसमें इनके ट्रेनर जाकर वहाँ पर पीएफआई मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो साथियों ये है पीएफआई का विजन इंडिया 2047 और उसकी पूरी जानकारी। अब आप कहेंगे मैंने ये सब आपको क्यों बताया? मैंने ये सब आपको बताया इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, जो विरोधी ताकतें चाहे वो राष्ट्र विरोधी हो या धर्म विरोधी वो हमारे अगेंस्ट क्या क्या प्लानिंग कर रही हैं ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम समय रहते उनसे निपटने के लिए सही कदम उठा सकें। और जिस प्रकार की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस डॉक्यूमेंट में दी गई है यदि उससे मिलती जुलती कोई एक्टिविटी हमें अपने आसपास या कहीं और दिखे तो हम उसके बारे में पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को या जो हिंदू संगठन है उनको दे सकें। और दूसरा कारण यह है कि इस पूरी जानकारी और इस डॉक्यूमेंट का उपयोग हम गहरी नींद में सोए हुए सेक्युलर हिंदुओं या अपने स्वार्थ में जानबूझकर चुप बैठे स्वार्थी हिंदुओं को जगाने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये उनका बनाया हुआ है जिनकी गोद में ये सेक्युलर हिंदू जाकर बैठता है और जाने अनजाने जिन्हें वो मजबूत करने में लगा हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस सच्चाई को जानने के बाद सेक्युलर और स्वार्थी हिंदुओं की आंखें जरूर खुलेंगी। लेकिन फिर भी यदि इतना सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद भी हिंदू नहीं सुधर रहे तो इसका फिर एक ही उपाय है कि इन जिहादियों के साथ साथ इन सेकुलर और स्वार्थी हिंदुओं का भी सब प्रकार से बहिष्कार किया जाए, चाहे वो आर्थिक बहिष्कार हो या सामाजिक बहिष्कार। इनसे भी हमें सभी प्रकार के संबंध तोड़ने होंगे, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार कमज़ोर और राष्ट्र तथा धर्म विरोधी ताकतों को मजबूत करते रहेंगे। जो भी हिंदू किसी जिहादी कौम के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे उनका सामान खरीदकर, उन्हें अपने पास रोजगार देकर या उनकी कोई सर्विस लेकर, उन सभी हिंदुओं का भी हमें ना चाहते हुए भी बहिष्कार करना होगा, क्योंकि ये सेकुलर हिंदू ना सिर्फ हमारी कमजोरी हैं बल्कि उनकी ताकत भी हैं। कुछ हिंदू सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हैं क्योंकि वे इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें लगता है कि इन मामलों में पढ़ने से उनका बिजनेस या व्यापार कम हो जाएगा, उनके ग्राहक या क्लाइंट कम हो जाएंगे। जिन जिहादी कौम के लोगों को इन्होंने अपने फैक्ट्री, दुकान आदि में काम पर रखा है, उन्हें बाहर करने पर नए आने वाले लोगों को ज़्यादा पेमेंट देनी होगी, इसलिए भी उन्हें वो बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहते। इस प्रकार के हिंदू इन लोगों से कोई काम सिर्फ इसलिए करवा लेते हैं क्योंकि ये कुछ कम पैसों में वो काम कर देते हैं। कुल मिलाकर ये स्वार्थी हिंदू हर जगह पैसा कमाना और बचाना चाहते हैं, देश और धर्म जाए भाड़ में। इस प्रकार के सेकुलर और स्वार्थी हिंदुओं की नज़र में हमारे जैसे लोग या अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग या तो कम्युनल हैं अर्थात सांप्रदायिक हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, या हम पागल और इनके गुलाम हैं जो इनसे 100, 200, 500 या 1000 रुपये का डोनेशन लेकर अपनी जान की बाजी लगाकर और अपना समय और पैसा खर्च करके इन हिंदू मुस्लिम मामलों में पड़ते हैं। जबकि ये सेकुलर और स्वार्थी हिंदू देश और धर्म के नाम पर कुछ चंद रुपयों का दान देकर, डोनेशन देकर अपने बिजनेस, व्यापार, दुकान आदि देखते हैं और उसके बाद अपने घरों में शांति से बैठते हैं। इन्हें शायद ये नहीं पता कि ये अपने घरों और दुकानों में शांति से इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि उनके हिस्से की भी लड़ाई कोई और लड़ रहा है जिसे वो कम्युनल और सांप्रदायिक कहते हैं। ऐसे लोग अपने घर परिवार, पत्नी और बच्चों के आगे कभी सोचते ही नहीं। इनके पास अपने घर परिवार को देने के लिए समय होता है, हर वीकेंड पर घूमने जाने के लिए समय होता है, हर 1 या 2 महीने में कश्मीर, शिमला और गोवा घूमने के लिए समय होता है, पर देश और धर्म के लिए समय नहीं होता। आज जिहादी ताकतों से लड़ने के लिए पैसे से ज़्यादा आवश्यकता संख्या की है। उनके पास पैसा कम है, संख्या है, इसलिए वो मुट्ठी भर
भी हम पर अत्याचार कर रहे हैं और भारी हैं, क्योंकि जब कोई उनके धर्म और मान्यताओं पर सवाल खड़ा करता है या उनके साथ अन्य कोई घटना होती है, भले उसमें गलती उनकी ही क्यों ना हो, तब उनकी महिलाएं, छोटे बच्चे और एक साधारण मजदूर से लेकर उनका बड़े से बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन और पैसे वाला व्यक्ति भी ज़मीन पर आकर उनके साथ खड़ा होता है। वो ये नहीं सोचता कि बाकी संप्रदायों के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, मेरा स्टाफ क्या सोचेगा, मेरे ग्राहक क्या सोचेंगे, मेरे क्लाइंट क्या सोचेंगे और मेरा बॉस क्या सोचेगा। इसलिए हमें ऐसे सेकुलर और स्वार्थी हिंदू और उनका पैसा नहीं चाहिए जिनके पास देश और धर्म को देने के लिए समय नहीं है, जो किसी न किसी रूप में कहीं डायरेक्टली और कहीं इनडायरेक्टली इन जिहादी ताकतों को ही मजबूत कर रहे हैं। बल्कि हमें वैसे जागरूक हिंदू चाहिए जो भले पैसा दें या ना दें, पर धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली आदि में ज़मीनी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जिहादी कौम के लोग आज हमारी पॉकेट से पैसा निकालकर हमारे ही खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इसलिए इनको रोकने का सर्वप्रथम और सबसे सरल मार्ग यही है कि इनका सब तरीके से बहिष्कार किया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो समाज में द्वेष फैला रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि यदि ये हमारे सर तन से जुदा करने का नारा खुलेआम लगा सकते हैं, तो हम कम से कम इनको धन से जुदा तो कर ही सकते हैं। एक बार ये धन से जुदा हो गए तो इनकी प्रथम प्रायोरिटी जिहाद ना होकर पैसा कमाना हो जाएगी। अभी इनकी प्राथमिकता है जिहाद, क्योंकि पैसा तो ये आसानी से कमा लेते ही हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी ही पॉकेट से इनके पास जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पीएफआई का इस इंडिया 2047 विजन डॉक्यूमेंट का पीडीएफ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे वहां से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।